कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। कल हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था। कल की क्लास से प्रोनाउन के बारे में बताई थी और उसके टाइप्स के बारे में बताई थी। ठीक है, आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, उन जो टोटल 10th प्रोनाउन है उसमें सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन मैं 10th को पूरा डील करूँगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसको डील करूँगी, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी। ठीक है। सो कल हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि कल जो मैं बताई थी तरीका कि ये समझ में नहीं आया या आप ये चेंजेस कीजिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड दूसरी क्वेरी आ रही थी कि मैम आपका फेस क्यों नहीं दिखता है? तो फेस इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है। मेरे पास एक फ़ोन है, रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा बोर्ड है। अगर मैं खुद को कवर करूँगी तो बोर्ड कवर नहीं हो पाएगा, एंड बोर्ड को कवर करूँगी तो मैं खुद को कवर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि पहले मैं बोर्ड पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो इससे बनने वाले हैं, मुझसे तो पूछे जाएंगे नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं टोटल कितने टाइप हमने पढ़े थे कल। टोटल प्रोनाउन के कितने टाइप थे? 10। एक बार फिर से रिकॉल कर ले, कौन कौन से थे? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड क्या थे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड एम्फैथेटिक प्रोनाउन। ये मेरे क्या थे? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे। अब चूंकि ये सारे मेरे काइंड है प्रोनाउन के, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ना, तो मैं इसको तरीका बताई थी आपको कैसे लर्न करने का। इसी तरीके से मुझे लर्न हुआ है। हो सकता है कि एग्जाम्पल किसी को अच्छा ना लगे कि मैम आप पूरा इस तरीके से एग्जाम्पल लेती हो, लेकिन मैं इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स लेती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, क्योंकि ध्यान मगर नहीं रहेगा ना कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज हम सबसे पहला प्रोनाउन मेरा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। इससे मैं आज स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला मेरा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये हम किससे लिए हैं? इट मीन्स ये किससे रिलेट करता है? ये पर्सन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? पर्सन से रिलेट करता है, क्योंकि क्या है ये पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन किससे रिलेट करता है? पर्सन से रिलेट करता है। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप के पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन है, तीसरा होता है कौन? थर्ड पर्सन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? स्पीकर, जिसको हम बोलते हैं। एंड सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? टू हुम वी स्पीक, है ना, जिससे हम बोल रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो ये किससे रिलेट करता है? पर्सन से रिलेट करता है। जब ये पर्सन से रिलेट करता है तो हमें देखना होगा कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन कितने टाइप की होती है। तो चलिए पहले हम वो पर्सन का डायग्राम बनाते हैं, वो इसका चार्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं। मैं इसे भी इरेज कर ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोली, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। कितने पर्सन हुए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन होता है टू whom we speak। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन हमारा होता है of whom we speak। ये हमारे कितने पर्सन हो गए? स्पीकर जो फर्स्ट पर्सन है, एंड सेकेंड टू whom we speak, एंड थर्ड of whom we speak।
अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी राइटिंग में या समझ नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, चूँकि बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है स्पीकर, टू स्पीक, टू whom we speak एंड of whom we speak, इसमें होते हैं मेरे आई और वी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाते हैं मेरे यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ही, सी, इट, दे। सभी को पता है कि ये हमारा होता है चैट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का, जिसमें फर्स्ट हमारा स्पीकर आई वी एंड थर्ड है हमारा टू whom we speak, हम जिससे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे दो भी लिख सकते हैं क्योंकि एक होता है सिंगुलर में, एक होता है प्लूरल में, वो आगे मैं बताऊंगी अभी, और भी इसके आगे एक और भी चैट है प्रोनाउन का, उसके साथ बताऊंगी। एंड थर्ड होता है मेरा ऑफ whom we speak, यानी ही, सी, इट, दे, ठीक है। यहाँ पे ये यू सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, तो अभी जब मैं चार्ट बताऊंगी तो उसमें सिंगुलर प्लूरल को डिफाइन करूंगी, तब इसको यू को लिखूंगी। अभी मैं एक ही यू लिखती हूँ। अब मैं थोड़ा समझाती हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन बोलते क्यों, ठीक है। सब सोचते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो सामने वाला जो बात कर रहा है, मतलब होता है ना बोलने वाला क्या है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है मेरी बातों को, एंड थर्ड पर्सन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट पर्सन बोल रहा है एंड सेकेंड पर्सन सुन रहा है, साथ ही साथ थर्ड पर्सन भी वहीं पे खड़े होकर सुन रहा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंड मजेदार से, ताकि समझ में आए। जैसे हम सबके गलियों में या आसपास में ऐसी आंटीज का ग्रुप रहता है जो क्या करती हैं, एक दूसरे की बातों को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं कि उनके घर में क्या आ रहा है तो उनके घर में क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसी तो होती है ना कि बहुत सारी आंटीज जो क्या करती है एक दूसरे के घर की बातों को ट्रांसफर करती है। अब उसमें से एक मेन आंटी होती है जो कि क्या है कि आज शाम के 4 या 5 बजे तक निकल के बाहर बैठ जाती है, ठीक है। आई हो गई, यानी कि वो आंटी आई और क्या करी, बैठ गई, तो वो हो गई फर्स्ट पर्सन। जैसे ही उस पर्सन को दूसरी आंटी ने देखा बगल वाली कि चलो वो आ गई हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये भी आना स्टार्ट कर देंगी, तो फिर क्या हो गई सेकेंड पर्सन। अब जैसे ही ये आए, ये बोलना स्टार्ट कर दी कि हम लोग बोलते हैं ना कि उसके घर में ऐसा हो गया, देखो उसका बेटा कैसे है, पूरा टाइम बाहर रहता है, लेट नाइट आता है, उसकी बेटी को देखो हमेशा इधर उधर करते रहती है, फ़ोन से बात करते रहती है, मतलब कुछ भी टॉपिक निकाल के बात करने लगती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो आंटी है वो क्या कर रही है, बोल रही है, और सेकेंड वाली आंटी क्या कर रही है, सुन रही है, ठीक है। और ये जो है ना थर्ड पर्सन ऑफ whom we speak, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्सन है जिसके फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, थर्ड वाली क्या होगी, जो थर्ड पर्सन होगी, जो कि क्या है जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जब यहाँ पे थर्ड पर्सन, अभी तो वो सुन नहीं रही थी, लेकिन क्या हुआ अचानक से एक दिन और आंटी सब बात कर रही थी, फिर ये निकली दूसरे दिन, फिर से उनका बात स्टार्ट किया, ये सुन ही रही थी, तो थर्ड पर्सन यानी कि जिनके बारे में बात हो रही थी वो भी वहाँ पर आ गई। अब जब आ गई तो क्या होता है, अब तो उनके मुंह पे तो बुराई कर नहीं सकती, तो क्या करेंगी वो, अब ये और ये दोनों मिलकर इनकी तारीफ करने लगेंगी। तो थर्ड पर्सन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सुन रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जब बोल रहा है तो सेकेंड पर्सन भी सुन रहा है और थर्ड पर्सन भी सुन रहा है ना। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि लिसनर यानी कि ये सिर्फ जिसके बारे में बात हो रही है वो वहाँ पे खड़े नहीं हो सकता। कभी कभी हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो बहुत तो या तो वो पर्सन अननोन रहता है, या फिर हम क्या करते हैं उसके सामने बात करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आई क्या होता है, मैं, वी हम लोग, यानी कि यू तुम, और एक और यू जब आएगा तो तुम लोग। यहाँ पे ही, सी, इट, दे, यानी कि ही जो होता है मेरा वो एक प्रोनाउन है जो कि बॉयज के लिए यूज किया जाता है, सी एक प्रोनाउन है जो कि गर्ल्स के लिए यूज कर दिया जाता है, दे यानी कि वे लोग, इट पता है नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, या इंट्रोडक्शन के लिए भी हम इट को यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं। अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत लोगों को डाउट होता है क्या इतना ही होता है, तो ऐसा नहीं है, इससे भी जो आई, वी, यू, ही से इट, दे है ना, सिर्फ इतनी तक प्रोनाउन सीमित नहीं है, प्रोनाउन की और भी टाइप्स है। और भी टाइप्स कौन कौन है, जैसे ये आई, वी है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव आता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन आता है। तो एक पूरा चार्ट है जो अभी मैं बनाती हूँ, ठीक है।
पर्सन है ये, क्योंकि छोटा बोर्ड तो आप समझ सकते हो, मैं बता दूंगी। ये पर्सन है, कितने पर्सन होते हैं, नंबर यानी कि कौन से नंबर के है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर उनका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस को मैं शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिख दी। फिर क्या होता है उनका, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। फिर होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रनाउन, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स है। हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा, तो जहां भी नहीं समझ में आया आप एक बार बताइएगा कमेंट में, मैं उसे क्लियर कर। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा उधर देखना पड़ रहा है कि साउंड वगैरह अच्छा आ रहा है नहीं, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है तो सारी जगह पे सॉन्ग बन रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे पर्सन हमने पढ़ा, ये कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। नंबर यानी कि कौन से नंबर के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर एंड दूसरे होते हैं क्या, प्लूरल। मैं सब PLU ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब सिंगुलर में कौन होता है, आई, एंड प्लूरल में कौन होता है, वी। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे ना कि सिंगुलर में क्या है, आई है, एंड प्लूरल में क्या है, वी है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, ठीक है। अब पजेसिव एडजेक्टिव में, अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार जताना, जैसे बोलते हैं माय, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आगे जाके मैं आपको ये जितने भी है ना कॉलम मैं सबको क्लियर करूंगी, और इस बात की गारंटी है कि आप आराम से बता पाएंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिंगुलर में आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, एंड पजेसिव एडजेक्टिव माय, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माय, क्लियर। यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे वी होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, एंड पजेसिव केस क्या होगा, आर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्स, ठीक है। अब आए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपको बताई थी ना कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं इसमें भी, तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, प्लूरल बन गया। प्लीज थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा राइटिंग के लिए। अच्छा देखिए मैं फिर से कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर में यू आता है, इसके प्लूरल में भी क्या आता है, यू आता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि उसमें बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल का जो सब्जेक्टिव केस होता है ना, दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब सिंगुलर में जैसे बोलते हैं यू, एंड जब हम प्लूरल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ यू, है ना। जब मैं सिर्फ सिंगुलर बोलना होगा तो बोलेंगे यू, एंड जब भी मुझे बोलना होगा प्लूरल वाले यू के लिए तो मैं क्या बोलूंगी, ऑल ऑफ यू। तो जैसे आप देखेंगे ऑल ऑफ यू, इट मीन्स आप समझ जाएंगे कि ऑल लगा है, यानी कि वो किसकी बात कर रही है, प्लूरल बात कर रहा है। लेकिन जैसे आप यू बोलेंगे यू, तो मैं क्या समझना होगा कि ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन बात क्या है कि अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या लेता है, वर्ब आर लेता है, यानी कि प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसके पजेसिव एडजेक्टिव योर, योर। इसका पजेसिव प्रोनाउन योर्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन योर्स, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे एस क्यों लग रहा है, यहाँ पे एस क्यों नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे आ गया, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब आ गए हम थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन पढ़े थे हम लोग। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर में होते हैं ना, वो होते हैं ही, सी, इट। अब जो इसका प्लूरल होता है वो क्या होता है, दे। वो क्या होता है, दे। जो प्लूरल फॉर्म हो गया क्या बन गया, दे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस पता है सबको क्या होता है, ही का हिम। सी का क्या होता है, हर। इट का
सेम ही रहता है। एंड दे का हो जाता है देम। ठीक है, दे का क्या बन गया, देम बन गया। अब इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिम का क्या हो जाता है, हिज। आज इसका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या हो जाता है, हिज ही होता है। हर का पजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है और इसका पजेसिव प्रोनाउन हर्स बन जाता है। ठीक है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इसका कोई भी प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इसका सिर्फ क्या होता है, इट्स, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या लिखी है, आई टी एस इट्स लिखी हूँ। यहाँ पे दे देन, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर और देयर्स। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। नीचे अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगी कि मैं क्या लिखी हूँ। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के जो नंबर्स होता है, यानी कि इसको पूरा ही लिख देते हैं, नीचे जगह है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन, या फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं, सिंगुलर है, प्लूरल आते हैं। सिंगुलर में हम क्या लेते हैं, आई लेंगे, एंड प्लूरल में हम क्या लेंगे, वी लेंगे। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, एंड पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माय, एंड पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। यहाँ पे वी है इसका सब्जेक्टिव केस, तो इसका अपोजिट क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, पजेसिव एडजेक्टिव होता है आर, एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स। यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है उसका जो सिंगुलर नंबर में क्या होता है, वी, यू, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव योर, एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स, योर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर में ही से इट आते हैं। ठीक है, और यहाँ से आता है मेरा एक हो जाता है जो प्लूरल, वो बनता है मेरा दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, इस पूरे इंग्लिश में जो ये पूरा चैट है ना प्रोनाउन का, उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका किसका सेम है, यू का और इट का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ठीक है, तो ये चैट क्लियर होगी। इसको लर्न कैसे करना है, इसका लर्न करना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्योंकि बच्चे इसमें फंसते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये चार्ट क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली थी कि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। याद करने का पहले तरीका बता देती हूँ। सब्जेक्टिव केस को ऐसे करना, आई मी, वी एस, यू यू, ही हिम, सी हर, इट दे देयर। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव ऐसे कीजिएगा, माई माइन, आर योर योर्स, योर्स, हिज हर हर्स, इट्स। इसका तो होता नहीं है पजेसिव प्रोनाउन, एंड देयर एंड देयर्स। ये इसका तरीका है। आप इन दोनों को एक साथ लर्न कीजिएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, किस केस के बाद क्या प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले मैं डील करूंगी सब्जेक्टिव केस को, फिर मैं डील करूंगी ऑब्जेक्टिव केस को, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन, कि कब, कहाँ और कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाली थी कि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव में एस क्यू नहीं होता है, पजेसिव प्रोनाउन में एस क्यू लगाते हैं, है ना। और ये वाला इट अभी पहले लिखती हूँ, तब बताती हूँ। क्या बताएंगे एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं, क्या हम एडजेक्टिव्स के का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की, अभी से बात है कि लड़कियां सुंदर होती हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। हम लोग क्या बोले,
सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए सी क्या है, किसी गर्ल के लिए यूज किया गया है और ये क्या है, एक प्रोनाउन है। जब ये प्रोनाउन है तो किस पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। और चूंकि सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ा, इज यूज करना पड़ा। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप यहाँ आ देंगे तो आपको यहाँ पे नाउन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव्स आर्टिकल लेके नहीं आते हैं। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मैं बताने वाली थी, एडजेक्टिव्स वहाँ पे प्रोनाउन को कैसे में सिंगुलर और प्लूरल कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे ब्यूटीफुल है, मान लीजिए मैं बोली सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो सुंदर लड़की है, लेकिन अचानक से उससे भी सुंदर लड़की आ गई, आ जाती है ना कभी कभी, जो बहुत सुंदर होती है, तो उसको देख के लगता है कि अब अभी से जो देख लिया अब कुछ देखने के काबिल नहीं रहा है, जो है सो यही है, इसकी सुंदरता ही अब क्या है, सब कुछ है। तो अगर आपको ऐसे मिल जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए अगर वो ज्यादा सुंदर है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कभी किसी ने बोला है नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव्स है, और एडजेक्टिव्स का हम कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वहां पे जो पजेसिव एडजेक्टिव था उसमें मैं एस नहीं लगा रही थी। तो मैं प्रोनाउन का प्लूरल बना सकती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जैसे वी का एस बना दिए तो मुझे पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो मैंने क्या किया, वहां पे आर्स यानी कि एस को ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब किसी को ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल बोल सकती हूँ, मैंने ये बताया ना सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसमें एक ऐसे आएगा जब नाउन आएगा। अगर विदाउट नाउन का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, सी इज ब्यूटीफुल, सिंपल, सी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल लगाती हूँ इट मीन्स वी नीड नाउन हियर। ओके, सो विदाउट नाउन वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स आते हैं नाउन के लिए, लेकिन वो वर्ड कौन सा कंसीडर करते हैं, ये वाले कंसीडर करते हैं। फिलहाल अभी तो इतना ही रहने देंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में पूछती हूँ, बताइएगा। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इट्स एंड इट्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। अभी थोड़े दिन पहले जब हम चार्ट पढ़ रहे थे, प्रोनाउन की जो चार्ट पढ़ रहे थे, उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो इट्स है वो क्या काम करती है, पजेसिव एडजेक्टिव्स का क्या काम करती है, ये काम करती है ना। ये क्या है, इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है। लेकिन इट्स, इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इट इज, इट वॉज, इट हैज। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैम इस इट्स में क्या डिफरेंस है, इस इट्स में क्या डिफरेंस है। हम लोग बोलते हैं ना इट्स माय, ये मेरा है, यानी कि हम उस पर अधिकार जता रहे हैं, और इट इज योर, ये तुम्हारा है। कभी कभी बोल तो इसे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है और ये मेरा क्या है, इट इज, इट वॉज, इट हैज, ये तीनों है। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है ये लगाना हो और आपको ये दे दे। अब जिसको पता है नहीं तो वो क्या करेगा, इसी को करेक्ट करके आ जाएगा, लेकिन जिसको पता है कि इसका क्या डिफरेंस है, ये पोजीशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, कोई भी पोजीशन शो कर रहा है, कह रहा है नहीं, ये इट इज, इट वॉज, इट हैज, ये क्या कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आ रहा है, यानी कि इट इज अ बुक, इट इज अ कार, बोलते हैं ना, इट यूज करते हैं ना नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव केस का यूज देखते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट का प्रॉपरली रिप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे हमने वो चार्ट पेपर भी देख लिया, चार्ट देख लिया, प्रोनाउन का सारा था। अब है बात समझने की, कितने हम लोग बनाए थे कॉलम, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस का। तो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव
केस। यहाँ पे जैसे मैं आपको सबसे पहले एक सेंटेंस पहले मैं आपसे पूछती हूँ, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब आता है। यानी कि कभी भी अगर मैं सब्जेक्ट लेती हूँ तो मुझे वर्ब चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब एंड सब्जेक्ट का क्या कोई सेंटेंस फ्रेम हो सकता है? नहीं, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता है। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, वो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर निकल कर नहीं आता है। इसका मतलब तो ये तो क्लियर है, अगर वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, हिम इज गोइंग टू स्कूल। अब बताइए किसको किसको लगता सही है? थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। हिम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं क्या बोली? हिम इज गोइंग टू स्कूल। अब किसको किसको लगता है कि ये सेंटेंस क्या है? सही है, सी है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। हिम इज गोइंग टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्ट के हम वर्ब के तुरंत पहले क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं। हिम किसी का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, तो इसका कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा मुझे? इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। यानी कि मैं क्या बोलूंगी? ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि मैं कभी भी अगर सब्जेक्टिव केस लेती हूँ तो उसके बाद मुझे वर्ब लेना पड़ेगा, और अगर वर्ब के पहले मुझे कुछ भी लेना हो तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो उससे एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के क्या होता है? पहले होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या रिलेशन है। अब जैसे रहा, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई एम अ टीचर। इसमें बताइए कि मेरा वर्ब कौन है? सबको लग रहा होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं आप लोगों को टेंस नहीं पढ़ाई हूँ, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कैसे बताऊं, लेकिन जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो ये क्लियर कर दूंगी कि एम हेल्पिंग वर्ब का अलग कैटेगरी होता है, एक्शन वर्ब का अलग कैटेगरी होता है, बी के कुछ फॉर्म होते हैं, हैज हैव का भी कुछ अलग कैटेगरी होता है, डू डज के भी कुछ फॉर्म होते हैं, बी इज एम आर का भी क्या होता है? कुछ फॉर्म होता है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ए है ना, अब यहाँ पे देखिए आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि अगर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। और आ टीचर क्या है? यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब क्या है? एब्सेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या मान लेंगे? मेन वर्ब मान लेंगे। पूरा फुल फॉर्म लिख देती हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या मान लेंगे? मेन वर्ब मानेंगे। कभी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब एब्सेंट रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या मान लेते हैं? मेन वर्ब मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बिना वर्ब का तो सेंटेंस फ्रेम हो ही नहीं सकता। और जब भी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मानते हैं तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, इसको इसका वर्ब मिल गया, और ये क्या है? आर टीचर। अब इसके दूसरी ये बात हुई। अब कभी भी जब भी हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए और किस फॉर्म में आए? मेन वर्ब के फॉर्म में, तो हमेशा याद रखिएगा ये आई यानी कि जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन की ही बात कर रहा हूँ। इसे में देखिए, आई एम अ टीचर। टीचर कौन है? आई है। आई क्या है? टीचर है ना। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है तो वो क्या बन जाता है? लिंकिंग वर्ब। यानी कि वो क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो दोनों सेम पर्सन होते हैं, और जब सेम पर्सन होते हैं तो ये क्या बन जाता है? इन दोनों को रिलेट करता है और ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। आपने समझा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आई एम अ टीचर में बहुत लोगों को लग रहा है क्या है? ऑब्जेक्ट है।
अब सी बात है, मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो टीचर है ना वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसको जस्ट वाला जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब लिखते हैं, अब सिर्फ एम ही होता है या और भी कुछ होता है? बी के जितने भी फॉर्मेट होते हैं बी के अंदर में कौन कौन से होते हैं? बी का फॉर्म में इज, एम, आर, was, were, is, am, are, was, were, क्या हो गया? is, am, are, was, were, be, been, and क्या? been। ठीक है, ये मेरे क्या है, बी के फॉर्म है, यानी कि is, am, are, was, were, be, been, been, ये सारे क्या है मेरे बी के अंदर फॉर्म में आते हैं। जब मैं आपको नाउन टेंस पढ़ाऊंगी या वर्ब पढ़ाऊंगी तो एक वर्ब का एक चार्ट बनवाऊंगी, चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बी के फॉर्म के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। हम लोग पढ़ते हैं ना विल बी, बिन भी यूज करते हैं, हैज बिन, हैव बिन एंड बिन भी यूज करते हैं ना, तो ये सारे बी के फॉर्म है। यानी कि हमें सब्जेक्टिव केस कब यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस हमेशा इस बी के फॉर्म के बाद हो, जैसे ही वाज, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेरा मेन वर्ब एब्सेंट है, एक सेंटेंस लिखते हैं पहले, चल फिर से समझाते हैं, फिर से। यहाँ पे क्या है, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, भी क्या है, एक बी का फॉर्म है। तो हमेशा जब भी हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना हो तो बी के फॉर्म के जस्ट बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? यानी कि बी का फॉर्म कौन कौन सा रहना चाहिए? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिन, कभी भी रहा तो हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। आइए, अब वो फिर क्या बन जाता है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है ना। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे सब्जेक्ट जैसे नाउन बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं, वैसे एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं। अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बस मैं इतना समझा रही हूँ, धीरे भी अभी आगे बढ़ेंगे तो और समझेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। अब जब मैं बोली यहाँ पे कि बी के फॉर्म जो इज, एम, आर है, वॉज, वर है, बी, बिन है, ये सारे क्या है मेरे बी के फॉर्म है, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव केस का यूज करती हूँ। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस से सीखते हैं। I was him who had bound you to the हॉस्पिटल। चलिए, अब हमने जैसा पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस के बाद हम किसका यूज करते हैं, यानी कि अगर मुझे सब्जेक्टिव केस का यूज करना है तो उससे पहले मुझे क्या चाहिए? बी के फॉर्म चाहिए। और अभी मैंने थोड़ी देर बाद लिखवाया था कि बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? इज, एम, वर, वॉज, वर, बी, बिन, बिन, ये सारे क्या आते हैं मेरे बी के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ। यहाँ पे वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई मेन वर्ब आया है? नहीं, चूंकि मेन वर्ब मेरा क्या है? एब्सेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो मेरा क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब मैं जब बताई थी कि कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब मेरा मेन वर्ब का काम करता है तो उसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस का। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई वॉज ही हु हैड बाउंड यू टू दी हॉस्पिटल। यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले ले क्या कि इतना क्लियर है। अभी एक ही एग्जांपल से करते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगी। यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं कि एक ही करवा कर भाग जाऊंगी। अब सब्जेक्टिव केस का बस इतना ही यूज रहता है। वो किसके साथ यूज होता है? बी के फॉर्म के साथ हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। और जब हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या करता है? काम करता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है? या तो नाउन बन सकता है, या तो प्रोनाउन बन सकता है, और या फिर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव्स बन सकते हैं। इसके भी एक एग्जांपल बता देती हूँ, ध्यान में रहेगा। जैसे बी का फॉर्म के बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस, और जब वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस, और उस वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट हम उसे नहीं बोलते हैं, इसीलिए तो बी के बाद सब्जेक्टिव केस आया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, इसके आगे आने वाले सब्जेक्ट के इक्वल ही होता है, यानी कि ये और ये दोनों एक पर्सन को रेफर करते हैं। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, एडजेक्टिव्स बन सकते हैं। लेते हैं एक एग्जांपल। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी ना कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, मैं बोली सी इज ब्यूटीफुल। अब सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये क्या बन जाएगा? और ऊपर से ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का, क्योंकि जो मेन वर्ब मेरे क्या है? एब्सेंट है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कभी भी मेन वर्ब जब एब्सेंट रहे तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब का काम करती है। तो ये क्या बन गई? अब मेन वर्ब बन गई। अब चूंकि ये मेन वर्ब बन गई, तो इसके जस्ट बाद मेरा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? जैसे सी इज ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल कौन है? सी है ना? सी के बारे में बात हो रही है कि सी इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो ब्यूटीफुल है वो सी है, सी क्या है? ब्यूटीफुल है। बताई थी कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो तीन बनने का काम करता है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, एक एडजेक्टिव्स होता है। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव्स, ये क्या है? इसके बाद आ रहा है सब्जेक्टिव केस है, और ये किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में बता रहा है, यानी कि ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है? एडजेक्टिव्स बनता है। अब इससे पहले भी बताई थी, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं क्या बोली? एडजेक्टिव्स का हमने देख लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए, आई क्या है? प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। इसके बाद ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब ये सब लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब से हम क्या पढ़ेंगे? ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब है तो यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका काम कर रही होगी? मेन वर्ब का काम कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब एब्सेंट है। जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके जस्ट बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस यानी कि वो किसके बारे में बताता है? हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आई एम अ टीचर, टीचर कौन है? मैं हूं, एंड मैं क्या हूं? टीचर हूं। क्लियर हो गया? प्रोनाउन का भी बता दूं या रहने दूं? बता देती हूं। अभी कुछ समय पहले लिखी ना, आई वॉज हिम who had bought you to the hospital। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोली थी कि
हमने एडजेक्टिव्स का देख लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे काम करता है। हमने नाउन का देख लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन का। आई वॉज हिम हु हैड ब्रॉट यू टू दी हॉस्पिटल। यहाँ पे क्या मेरे पास यहाँ पे मेन वर्ब है? नहीं है। तो जब मेन वर्ब एब्सेंट रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब लेते हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब लेते हैं, इट मीन्स ये काम क्या कर रही है? बी फॉर्म का काम कर रही है। बी फॉर्म है ये। अब ये क्या बन गई? मेन वर्ब। एंड मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। जब भी मेन वर्ब के तुरंत, जब भी मेन वर्ब है जब भी हेल्पिंग वर्ब रहे और वो मेन वर्ब का काम कर रही है, उसका जस्ट बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी कि ये किसके बारे में बताएगा? आई के बारे में। तो आई वॉज हिम के जगह पे क्या हो जाएगा? आई वॉज ही। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे। थैंक यू।